Am I audible? رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today in topic जो हमारा फूड साइकिल का टॉपिक है प्रॉफिट का, तो उसको कवर करने से पहले हम रूटीन ऑफ प्रॉफिट को कवर करेंगे। उसे गो थ्रू करेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बट आई विल गो थ्रू 24 आवर साइकिल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So I guess कि no one is here who strictly follows his routine, और कुछ को तो मालूम ही नहीं होगा। Can anyone tell me that can we tell me the 24 hours routine of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, serial wise? Anyone? Anyone knows? You can raise your hands. किसी को भी 24 घंटे का प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन पता है? आप कहते हैं प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट हैं, रसूल हैं, उनको फॉलो करते हैं। सो एनीवन नोज? यस और नो? सी, नो वन नोज, राइट? तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, कि उनका पॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि वो एक्सेल करते थे, बट हम ये नहीं बताते कि कैसे, राइट? तो ये क्या होता है ना कि हम जब जैसे कि हमारे न्यू आजकल की जो हम जैसे यथ हैं, तो जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं इस्लाम ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर चीज़ में बेटर होंगे। अब प्रॉफिट जैसे परफेक्ट हस्बैंड थे या फादर थे, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक अच्छे बेटे बनेंगे या बेटियां बनेंगी। बट क्या होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन पानी में मिल जाते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं तो या तो हमारे अंदर बैलेंस नहीं होता कोई चीज़ का, हम दीन के कामों में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, या अपने पर्सनल केयर को टाइम नहीं दे पाते, या सोशल गैदरिंग्स को भी टाइम नहीं दे पाते। हर तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं कि बेटा देखो, दीन भी है, दुनिया भी है, फॉलो कर लिया करो, है ना? दोनों भी चलता है, इतना नहीं एक्सट्रीमिज्म में जाया जाता है, राइट? और फिर इसके बाद ये क्या होता है कि ये सारी यथ फिर इसके बाद कंफ्यूजन में चली जाती है कि हमें तो अच्छा बनना था, तो हमें इतने बुरे क्यों बन रहे हैं लोगों के लिए। तो ये एंड ऑफ क्वेश्चन के लिए शुरू करते हैं कि लोगों से पूछने करते हैं, सर हाउ कैन वी बैलेंस दीन एंड दुनिया? I am practicing दीन एंड आई एम गिविंग माई टाइम टू दीन। मैं कितना भी दीन को टाइम दे रहा हूँ तो मैं दुनिया के लिए वक्त नहीं मिल रहा, और दुनिया के लिए टाइम दे रहा हूँ तो दीन के लिए वक्त नहीं मिल रहा। तो ये जस्ट मतलब कि हमें जानने की जरूरत है पहले तो कि हम प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर परफेक्ट हस्बैंड थे या फादर थे या लीडर थे या एक फ्रेंड थे जो, और सर्वेंट ऑफ अल्लाह स्पेशली, तो ये फिजिकली मेंटली स्ट्रांग थे कैसे? आखिर इनका ये अचीवमेंट हुआ कैसे? तो ये दीन और दुनिया की बैलेंसिंग की बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन गलत करते हो कि दीन और दुनिया कैसे बैलेंस करें। इट इज नॉट अबाउट द दीन एंड दुनिया, इट इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। ओके, व्हेन यू डोंट मैनेज योर टाइम देन पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट यू, क्योंकि हाँ तुम हमें वक्त नहीं दे रहे, आपके बच्चे वक्त कहेंगे हमें वक्त नहीं दे रहे, आप कहीं और लगा रहे हैं वक्त, सही नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं, या तो दुनिया के काम में लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा ही उसमें लग जाएंगे, है ना? अपने ऑक्यूपेशन तो मेनली दुनिया का काम से क्या मतलब है कि अपने ऑक्यूपेशन करना, अपनी एकेडमिक जो आपकी स्टडीज हैं उसमें टाइम देना, और दिन में आपके अरबिक पढ़ना, या जो आप इस्लामिक बुक्स पढ़ते हैं या सेशन जैसे आज का अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें आप जो मिस कर रहे हैं टाइम रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, सो दैट्स इज द मेन इशू। ओके, तो प्रोफेसर वसल्लम का आप जानते होंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट थ्री पार्ट्स में करते थे। थ्री पार्ट्स में टाइम को डिवाइड किया, पहला अल्लाह के लिए, दूसरा फैमिली के लिए, और थर्ड फॉर हिमसेल्फ। कहना तो बहुत आसान है, बट हम भी करते हैं कि हम भी अल्लाह के लिए टाइम दे देते हैं, नमाज में दे देते हैं, फैमिली को टाइम दे दिया, किचन में चले गए या एज अ वुमेन, और या तो मेल है तो या ना
रात में आए, फैमिली के साथ डिनर कर लिया, हो गया। पर फिर भी कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रह जाती हैं। तो मसला ये है ना कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो डिवाइड करते थे, तो हम आगे चल के बताएंगे कि इसको 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 24 आवर रूटीन था, तो उसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यही रीज़न था कि जिसकी वजह से वो हर एक इंसान को वो उसका हक दे सके। ही फुलफिल द राइट्स ऑफ हिज पीपल, हिज फैमिली, रिलीजन, और एज वेल एज ऑफ हिज बॉडी इवन। तो ये क्यों होता था कि ये प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हर चीज़ में मॉडरेशन प्रैक्टिस करते थे, कोई चीज़ ना ज़्यादा ना कम। तो ये भी कैसे कि किस चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए, किस किस को कम करना चाहिए, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये हम आगे मैं आपको रूटीन जो 24 आवर्स का बताऊंगी 8 पार्ट्स में डिवाइड। तो आप देखना कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिन को कैसे खाने में, लोगों में और अपने इबादत में उसको डिवाइड किया करते थे परफेक्टली। सो इवन इतना परफेक्टली डिवाइड था कि और कि हम लोग जैसे ही करते हैं सेल्फ केयर में लग गए, तो मतलब कि दुनिया के सारे काम बिल्कुल खत्म, है ना। इन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्या चल रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, बस मुझे खुद को देखना है, अपनी ब्यूटी। एज आई विल पॉइंट आउट टू वुमेन्स कि जो जनरली वुमेन्स अपनी ब्यूटी केयर में लगी होती हैं, फैशन एंड वगैरह वगैरह, और जो वर्क में लग गए तो वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाते। तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा था कि ही वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट द मेंटेनिंग हाइजीन एंड न्यूट्रिशन एंड स्लीप इन द रिक्वायर्ड टाइम। तो सिर्फ खाना, हाइजीन मेंटेन करना, उनके न्यूट्रिशन मेंटेन करना, हर एक चीज़ एक रिक्वायर्ड टाइम में उन्होंने की। तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोल्यूशन कैसे आएगा, ये हमेशा प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन को फॉलो करने के बाद हमें मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि जब हम प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन को फॉलो करते हैं, प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी जो रूटीन फॉलो की, तो उनको फिजिकली मेंटली हेल्दी रखा और एक्टिव भी रखा, राइट। सो लेट्स गो थ्रू। अभी ये मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये तो मैं बाद में बताऊंगी। तो फर्स्ट लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन डिफरेंस बिटवीन आवर 24 आवर्स एंड हिज 24 आवर्स, 24 आवर्स ऑफ प्रॉफिट। सो हियर, तो ये आपका रहा ये 24 आवर रूटीन। ठीक ना, तो ये 12 आवर क्लॉक नहीं है, ये 24 आवर क्लॉक है। यहाँ से मतलब कि रात से लेकर सुबह तक, दोपहर तक, फिर उसके बाद दोपहर से लेकर शाम तक, राइट, रात के मिडनाइट तक। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखें यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि स्लीप, ठीक, फिर तहज्जुद, और फिर फज्र, फिर फज्र के बाद जोहर, जोहर के बाद 10 AM तक, फिर 10 AM से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब टू ईशा एंड ईशा टू बेड एंड देन स्लीप। तो ये 8 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसमें हम देखेंगे कि वो क्या क्या प्रैक्टिसेस करते थे, जो जो उनका वर्क था डेली रूटीन का। तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट आई विल जस्ट रीड ऑन दैट। तो पहले तहज्जुद से शुरू करते हैं कि तहज्जुद से पहले उठते थे तो पहले बात उनका डेंटल केयर होता था। लेकिन खुद से पहला हाइजीन उनका मेंटेनेंस की पहले वो सिवाक करते। फिर उसके बाद उनको अगर एबुलेशन या गुस्ल की ज़रूरत होती तो वो करते, और फिर उसके बाद तहज्जुद पढ़ते। क़यामुल लैल, क़यामुल लैल के बाद उनका होता शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप के बाद भी फिर वो फजर के पहले उठते और 2 रकात वॉलेंट्री प्रेयर पढ़ते। और फिर उसके बाद फजर पढ़ने के बाद जैसे ही वॉलेंट्री प्रेयर पढ़ते, तो वो अपने फैमिली के साथ, वाइफ के साथ थोड़ा टॉक करते थे, पिलो टॉक। तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ अपने फैमिली को भी वो टाइम दे रहे हैं कि एक रात में इंसान उठ के अपने बीवी से बात कर रहा है, हाउ स्पेशल शी वुड फील। तो फजर प्रेयर, फिर उसके बाद फजर प्रेयर पढ़ने के बाद वो सहाबा के साथ वो गैदरिंग करते थे मस्जिद में। और फिर उसके बाद जैसे ही गैदरिंग एंड होती थी तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन का उनका स्केड्यूल था, एज यू नो। और वो जो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं होता था, तो उसका पूछते थे कि वो क्यों नहीं आया है। एंड देन जोहा पढ़ने के बाद, जोहा प्रेयर पढ़ने के बाद फिर वो विजिट करते थे अपनी वाइफ को। देन अगेन लेट्स सी कि वो फिर से विजिट कर रहे हैं अपने वाइफ को, और वहाँ पे वो ग्रीट करते थे और उनसे खैरियत पूछते थे। देन ही वुड आस्क फॉर द ब्रेकफास्ट, उनसे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछते थे कि आपके पास कुछ खाना है, तो तब वो ब्रेकफास्ट करते थे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे स्लाइड्स में।
देन गैदरिंग इन द मॉस्क, फिर इसके बाद भी कुछ गैदरिंग्स होती थी। देन आफ्टर द 10 AM, जोहर से पहले वो शॉर्ट नैप लेते थे। फिर उसके, या तो अगर शॉर्ट नैप नहीं लिया उन्होंने तो मदीना के मार्केट्स में या स्ट्रीट्स में वॉक करते, इधर उधर विजिट करते, जहाँ मतलब आपको कहीं विजिट करना है किसी के घर तो उस टाइम मतलब कि वो विजिट करते थे। देन जोहर टू असर, जो जोहर पढ़ने के पहले मतलब कि जब वो सुन्नत पढ़ते थे, तो फिर उसके अमामत के बीच में जो उनका टाइम बचता था सुन्नत प्रेयर के और फर्ज की प्रेयर में, तो उसके बीच के टाइम में वो बच्चों के साथ खेलते, और फिर इसके बाद ज़ोहर प्रेयर पढ़ते, और ज़ोहर के बाद जब लोगों के जो मसले मसाइल होते थे उसको एड्रेस करते थे। देन ही वुड कम टू होम एंड रीड द ऑफर द सुन्ना प्रेयर। देन आफ्टर सुन्ना प्रेयर जब असर का टाइम होता था, तो ये हमने भी रूटीन में पढ़ा है कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद वाइफ्स के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। देन अगेन यू कैन सी द फैमिली टाइम इज ऑल्सो देयर। तो नॉलेज का नॉलेज हासिल करते थी वाइफ्स, उनसे क्वेश्चंस आंसर चलते थे। देन एक्सेप्टिंग, फिर इसके बाद क्या होता था कि असर के बाद ये अमूमी ये तौर पे ये टाइम होता था कि सहाबा अपने घर खाना बनाया करते थे, डिनर के लिए तैयारी किया करते थे। तो अगर उनके पास कोई स्पेशल खाना बन रहा है, डिशेस, तो वो इस मतलब कि स्पेशली प्रोफेसर वसल्लम को इनवाइट करते थे अपने घर, और प्रोफेसर वसल्लम विल ग्लैडली एक्सेप्ट द इनविटेशन। देन आफ्टर द इनविटेशन ही वुड, अगर वो असर के बाद नहीं मगरिब से पहले वो खा लेते थे डिनर, या इन केस अगर वो फास्ट हैं या रोज़ा रह रहे हैं तो भी मगरिब से पहले खा लेते थे। अगर ये दोनों केस नहीं हैं तो फिर वो मगरिब के बाद उमूमी तौर पर ज़्यादातर मगरिब के बाद खाया करते थे, और वो भी अपने वाइफ्स के साथ या कभी कभार सहाबा के साथ। देन ईशा प्रेयर थोड़ा डिले करके पढ़ते थे, और थोड़ा बहुत ईशा प्रेयर के बाद वो अपने सहाबा के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया करते थे, कभी वॉक पे जाया करते थे। देन अगेन व्हेन ही वुड रिटर्न टू होम, he would have the break time, और अगर if he had any desire he would satisfy his desire and then go to sleep। तो ये रहा आपका 24 आवर्स रूटीन प्रॉफिट का, राइट। Then let's see, go again। तो यहाँ पे आपको नोट करने का मिला था ना कि आज कि हमें दो टाइम, यहाँ पे आप नोट करेंगे कि यहाँ प्रोफेसर असलम दो टाइम खाना खाया करते थे, या तो एक लेट लेट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और एक मगरिब से या पहले या बाद में डिनर। तो ये 24 घंटे में सिर्फ दो टाइम इनका मील था प्रोफेसर असलम का। तो हम आजकल एक टॉपिक से आते हैं क्रॉस, मतलब कैन क्रॉस होते हैं या एड्स मिलते हैं, रिकमेंडेशन मिलती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की कितनी बेनिफिट्स हैं हमारे हार्मोन रेगुलेशन के लिए, या एक्ने इश्यूज, स्किन इश्यूज, डाइजेशन, वेट लॉस, तो इस टाइप की बेनिफिट्स आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये प्रोफेसर असलम हमें पहले ही कर रहे थे, पहले ही उन्होंने ये सब कर लिया। देन वी विल कम टू द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट पे हम चलते हैं। प्रोफेस ब्रेकफास्ट, तो ये तो पता है कि प्रोफेसर वसल्लम का ब्रेकफास्ट तब शुरू होता था जब प्रोफेसर वसल्लम जब जाते थे गैदरिंग के बाद अपने वाइफ के घर, और उनको विजिट करते थे, उनको ग्रीट करते थे। देन ही वुड आस्क फॉर फूड टू देम। अगर उनके पास कोई खाना होता था तो कहती थी कि यस है, हमारे पास खाना है। अगर उनके पास नहीं होता था तो वो कह देती थी कि नहीं। तो कभी कभार ये जब नहीं भी कहती थी तो प्रोफेसर असलम कहते थे कि आई एम फास्टिंग, लाइक डू यू हैव एनी फूड फॉर ब्रेकफास्ट, एंड वी वुड से नो, सो ही वुड से आई एम फास्टिंग। तो he would not complain about why do you we do not have any food or something like that। तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते थे, बट ये कहते थे कि वो रोजा रह जाते थे। So one day he came to us and we had been given some haze। He said, "Do you have anything to eat?" And we said, "Yes, we have been given some haze।" तो एक बार ऐसे ही प्रोफेसर वसल्लम आए और उन्होंने पूछा, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि हाँ हमारे पास है, हमने हमें कुछ हैज मिला है किसी की तरफ से। तो वो कहे कि ठीक है। तो उन्होंने इंटेंट किया था कि वो रोज़ा रहेंगे उस दिन, बट उनको जब ब्रेकफास्ट मिला तो उन्होंने रोज़ा तोड़ा और वो अपना दिन खाने से शुरू किया।
तो हैज़ क्या होता है कि ये एक स्मॉल बाइट डिज़र्ट होता है कि 1 बाइट का छोटा-सा बॉल्स होता है, जो कि डेट्स, आलमंड्स और पिस्ता, सेसम सीड्स के बने होते हैं और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और भरपूर उसमें कैलोरीज़ होती हैं। और सिर्फ़ इसके बावजूद भी इसके अलावा भी करते थे हज़रत असलम नबीज़ पिया करते थे। तो नबीज़ क्या होता है कि कोई भी ऐसी डेट्स हैं या आपकी हनी है या रेज़िन्स हैं, तो वो आपको आप पानी में डुबो के रात भर रख दें और फिर सुबह उठ के उसका पानी पी लें, तो ये नबीज़ होता था। तो ये सुबह में भी पीते थे प्रोफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रात में भी। देन कमिंग टू द डिनर, ओके, तो डिनर 2 टाइम चांसेस होते हैं थे कि पहला तो बिफ़ोर मगरिब एंड देन आफ्टर मगरिब। तो पहला मगरिब या तो इन्विटेशन वो एक्सेप्ट करते थे या फास्टिंग की वज़ह से वो पहले करते थे या तो आफ्टर मगरिब जब अगर उनको ऐसे केसेस नहीं होते थे कि इन्विटेशन नहीं मिला या डिनर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, तो वो ज़्यादातर आफ्टर मगरिब करते थे। तो फर्स्ट स्टार्ट विद डिनर बिफोर मगरिब। तो आफ्टर असल ये टाइम होता था बिफोर मगरिब का क्या होता था कि जब टाइम ये होता था डिनर बनाने का, तो जब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनविटेशन मिलती थी सहाबा की तरफ से तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे और जब भी अगर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के घर कभी मीट बनता था, तो वो ज़रूर इनवाइट करते थे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खाने बुलाते थे और क्योंकि इनके खाने में गोश्त की कमी बहुत होती थी, यानी गोश्त ज़्यादा नहीं मिलता था खाने को, तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ग्लैडली एक्सेप्टेड हैं और क्योंकि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त मीट काफ़ी पसंद था। तो अगर और इन केस प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्ट कर रहे हैं या रोज़े में हैं तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब से पहले खाना खा लेते थे। तो मेनली ये आता था कि सरीद खाते थे, सरीद उनकी फ़ेवरेट डिश थी। तो और इसमें भी बेस्ट जो उसका पार्ट था लैम का, तो वो शोल्डर पार्ट था। तो वन डे जब एक दिन सरीद उनको पेश किया गया, तो उन्होंने शोल्डर का पार्ट उठाया और वहाँ से व्हाइट ली। तो ये एक मतलब कि ग्रेवी जैसी डिश होती है मटन की और उसको ब्रेड के साथ खाया जाता है। ओह! लुक्स डिलीशियस राइट? देन डिनर आफ्टर मगरिब। तो डिनर आफ्टर मगरिब की रेगुलर ये टाइम होता था डिनर के लिए। ये सिर्फ़ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइफ के साथ नहीं खाया करते थे। अगर इन केस प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनफ फूड है, मौजूद होता था, तो वो सहाबा को भी इनवाइट कर लेते थे। क्योंकि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हूएवर हैज़ फूड इनफ फॉर 2 पीपल शुड टेक अ थर्ड एंड हूएवर हैज़ फूड फॉर 4 पीपल शुड टेक अ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना भी होता था कि वो इन्विटेशन भी देते थे और कभी-कभार उनके पास कुछ भी नहीं होता था और वो कभी डेट्स एंड वाटर पे ही दिन गुज़ारा कर लेते थे। पर ये कभी मतलब कि कंप्लेनिंग नहीं थे अपने फूड के बारे में कि नेवर फज़ी अबाउट इट्स फूड और जो भी उनके पास मौजूद होता था वो खा लेते थे। और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कि अगर उनकी वाइफ़्स जो भी उनको पेश करती थी, अगर जैसे मतलब विनेगर भी इन केस उनके पास रहा सिर्फ़, तो ही सेड व्होलसम फूड विनेगर इज़ टू हैव विद ब्रेड। तो मतलब कितना अच्छा ये विनेगर है ब्रेड के साथ लेने के लिए। बट ही वुड नेवर कंप्लेन कि ये क्या तुमने बना दिया है और ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। अगर उनको कुछ पसंद भी नहीं होता था, तो वो कहते थे कि कुछ भी नहीं कहते थे, वो सिंपली वो वुड लीव द फूड। ओके, देन सिर्फ़ खाने के ऊपर नहीं ये किया और उनकी मैनर्स भी थे, मैनर्स मैटर कि कैसे वो खाते थे। तो ही नेवर एट एट अ टेबल, कभी उन्होंने टेबल पे नहीं खाया और बिस्मिल्लाह से शुरू करते और बाइट लेते थे 3 फिंगर्स से। तो उनकी जो शहादत की उंगली, जो थम्ब्स और फिर शहादत की और फिर मिडल फिंगर वो इंक्लूड करते थे वो एक निवाला लेने के लिए। क्योंकि ये भी एज़ अ बेनिफिशियल है कि जब आप 3 उस फिंगर से आप निवाला लेते हैं, तो वो कभी ज़्यादा भी नहीं होता और ज़्यादा कम भी नहीं होता। तो कभी ओवर ईटर भी नहीं बनते आप और ना ही कोई बहुत नज़ाकत आपको शो होती है आपके अंदर से। तो कभी वो और फिर इसके बाद वो पहले तो शुरू करते थे जो उनके पास करीब होता था, उनके पास में होता था और फिर इसके बाद वो मिडल का पार्ट जो होता, उसको छोड़ देते थे और कहते थे कि ब्लेसिंग इज़ देयर और
ही वुड ऑल्सो रिकमेंड अदर्स टू डू दिस। और खाने खाने के बाद सप्लिकेशन करते, और फिर खाना खाने के बाद, और ये जो पानी के बारे में भी उनकी एडवाइस है कि कभी उन्होंने मतलब कि ड्रिंक जैसे वाटर है, मिल्क है, तो खाने के बाद नहीं खाए पिया, जस्ट। हाँ, बीच में आप ड्यूरेशन में आप एडवाइजेबल है, बट आपको जस्ट आफ्टर ईटिंग योर मील इट इज नॉट रिकमेंडेड। इवन आफ्टर इंटरकोर्स है, या आपके आफ्टर बाथ या स्पोर्ट्स या स्लीपिंग के बाद आपको रिकमेंड नहीं करते कि ये आप पानी पिए या दूध पिए। और ड्रिंकिंग वाटर जब आप खड़े होकर पीते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आपके इंटेस्टाइन्स और ऑर्गन्स में जाता है, और इससे इनडाइजेशन कॉज होता है। और इवन आपके लीवर को भी प्रेशर पड़ता है, और आपकी किडनीज को भी, और जिसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसलिए बेटर है कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि प्रोफेसर असलम ने कि पानी पियो बैठ के, है ना, इट इज़ मोर प्रेफरेबल। अगर ओकेजनली आपको कहीं जगह नहीं है, आपको खड़े होकर पीना है, तो इट इज़ ओके, नॉट दैट, नॉट प्रोहिबिटेड दैट। और पानी को 3 बार में 3 मिनट में पिए, है ना। और पानी में सांस ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि आपके माउथ के जो जर्म्स होते हैं वो जाके मिल जाएंगे उससे, और इट विल बी अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है। और प्रोफेसर वसल्लम कहते थे कि आई ईट लाइक अ स्लेव ईट, तो ही वुड सिट डाउन एंड ही वुड ईट, क्योंकि वो अपनी हर एक चीज में हम्बलनेस दिखाते थे रिगार्डिंग फूड, हर एक चीज में। देन कम्स द फिजिकल एक्टिविटी, कि अब क्या करें, खाना खा लिया है तो सो जाएं? नहीं, प्रोफेसर असलम स्लीप को मना किया कि पहले अगर कोई भी खाना खाया है आपने, तो उसे जस्ट आफ्टर आप सोए नहीं, क्योंकि इवन वॉक थोड़ी देर की रिकमेंडेड है, क्योंकि इट इज टाइम इज नीडेड फॉर द योर टू फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर बायोलॉजिकल नीड्स प्रॉपरली एट अ प्रॉपर टाइम। और जब हम ऐसे भी कोई खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो इतनी जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होता, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो इफ यू नीड टू गिव इट द टाइम फॉर द डाइजेशन, अदरवाइज इट विल कॉज मेनी डिसीजेस और अनहेल्दी प्रॉब्लम्स। तो देखें कि आप नो फिजिकल एक्टिविटी जब आप नहीं करते, तो आपके जो भी फूड में लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते, और ये कॉज करते हैं क्लॉग्स का वेजल्स में। देन हैवीनेस हो जाती है आपको, ओबेसिटी, मतलब कि बिल्कुल आपको हैवीनेस लगेगी, लेथार्जी लगेगी, एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिवनेस नहीं होगी आपके अंदर। और इट इज ऑल्सो कॉज डिजीजेस लाइक कोलेस्ट्रॉल, बीपी एक्सेट्रा, आपकी प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। चलो, और अगर आप वर्कआउट करते भी हैं, तो इसकी वजह से आपको ये प्रिवेंट करेगा क्लॉक्स होने में, और आपको एनर्जी देगा, और आपके जॉइंट्स को भी स्ट्रेंथन करेगा, मेमोरी एंड इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। तो इस होल बॉडी एक्सरसाइज के लिए हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, रेसलिंग और रनिंग, ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपको ट्राई करने के लिए। और हाँ, खाने के बाद जस्ट आफ्टर आप एक्सरसाइज सिवियर नहीं करें, आप बिल्कुल हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं करें कि आपको स्वेट आए। माइल्ड एक्सरसाइज इज नीडेड फॉर दैट। तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु ने सिर्फ मैनर के साथ हमें हमें नहीं छोड़ा, हमें ये भी बताया कि फूड के साथ कॉम्बिनेशन कैसे करना है, ठीक ना। हमें तो बस ये पता होता है कि बिरयानी के साथ रायता मिलाना है, बट हियर इज समथिंग डिफरेंट। तो लेट्स सी क्या क्या आपको मिक्स करना है। तो he never mixed two foods which produce same condition, too hot, too sour, right? दो खट्टे या दो गरम, दो ठंडे या दो कॉन्स्टिपेटिंग या लेक्सेटिव फूड को कभी मतलब कि एक साथ नहीं खाते थे, वो मिक्स नहीं करते थे, बल्कि वो मिक्स करते थे जो मतलब कि उल्टे हो। जैसे कि एक गरम तासीर का है और एक गरम और एक ठंड तासीर का है। ये नहीं कि हाँ गरम खाना एक बार खा लिया और ठंडा खाना खा लिया, ये दैट्स नॉट द वे, है ना। तो ये एक तासीर से मुराद है कि इफेक्ट देता है हॉट का और एक देता है कोल्ड का, और ये ड्राई और एक वेट का। तो जैसे एग्जांपल्स में भी हम देखेंगे, जैसे कि लाइव डेट्स, ककम्बर एंड ड्राई डेट्स विद बटर।
तो ककम्बर आपका कोल्ड होता है, राइट डेट्स आपकी ड्राई होती हैं, हॉट होती हैं। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करके आप खाते हैं तो आपके ये इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो आपके अंदर गर्मी नहीं होती, पेट में गर्मी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, इट विल बी ऑल न्यूट्रलाइज फॉर्म। ठीक। तो बेवरेजेस भी है आपके साथ, कि आप पानी किसके साथ मिलाना है। तो यहाँ देखें कि प्रोफेसर वसल्लम लाइट मिक्सिंग कोल्ड विथ स्वीट, तो ठंडी चीजों के साथ मीठा मिक्स करके खाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता था। फॉर मिक्सिंग, फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग कोल्ड वाटर विथ डेट्स, रेजिन एंड हनी, यू वुड कॉल इट सरीद। तो सुबह शाम पिया करते थे, और trust me, it's so delicious, tasty. It is easily digested and transferred, और ये जो ठंडा पानी के साथ डेट्स का जो शरीर होता है, ये काफी मतलब कि इजिली डाइजेस्टेड हो जाता है, डाइजेस्ट करता है और क्विकली ट्रांसफर हो जाता है आपके ऑर्गन्स में। और ये काफी फायदेमंद होता है, आपकी हेल्थ को प्रिजर्व करेगा, और वेलबींग ऑफ सोल, लिवर एंड हार्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, डिजॉल्व फ्लैग और स्टमक की आपकी लेयर्स को प्यूरिफाई करेगा। और प्रोफेसर वसल्लम पानी में भी देखें आप, प्रोफेसर वसल्लम प्रिफर करते थे कि जो रात में भर रखा हुआ पानी है उसको प्रिफर करते थे। हम क्या करते हैं कि अब ताज़ा पानी चाहिए, हमें रात भर रखा है, इसको फेंको नाली में। हमारा यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे प्रोफेसर वसल्लम जो रात भर रखा हुआ पानी होता था उसको प्रिफर करते थे, क्योंकि उसमें जितने भी आपके जर्म्स है या मतलब पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हो जाते थे नीचे, और वो प्यूरिफाई हो जाता था। और उसमें भी मतलब कि रात भर रखे हुए पानी में भी वो स्किन में रखा हुआ पानी ज्यादा प्रिफर करते थे, क्योंकि जो मटके में रखा होता है ना, तो वो उसकी वॉल काफी मतलब पोरस नहीं होती, और उसमें फिल्टर नहीं होता, और जो स्किन में होता है रखा हुआ पानी होता है, तो वो चीजें फिल्टर कर देते हैं वाटर को, और उससे और ज्यादा टेस्टी हो जाता है पानी। और आपको रही बात दूध की, तो स्वीट मिल्क हॉट एरिया, जैसे आपके कोई भी हॉट एरिया में रहता हो तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। और ऐसा दूध जो कि जिसका, उस जानवर का दूध जो वार्म वुड पे, लेवेंडर या कॉटन पे ग्रेस किया हो, तो उसका दूध फूड और मेडिसिन दोनों का काम करता है। ओके। देन कम्स द डिशेस ऑफ प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको कबाब नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपके बित्तीख और वाटरमेलन। तो यहाँ पे डेट्स एंड वाटरमेलन ये आपके हैं कि एक हॉट है और एक ड्राई है। बित्तीख कहते हैं वाटरमेलन को, ये अरबिक वर्ड है। आप कहेंगे अरबी वाले भी कि मैम यहाँ पे भी अरबिक पढ़ाना नहीं सीखा छोड़ा है। इट इज प्रेफरेबल टू ईट बिफोर मील, और ये अगर आप खाने से पहले इसको खाते हैं तो आपके स्टमक को क्लीन करेगा। देन सेकेंड वाला फ्रेश डेट्स, जो कि मतलब कि वो हॉट होती है, तो उसको फ्रेश डेट के साथ खाते हैं, ड्राई डेट के साथ खाते हैं, तो वो हॉट एंड कोल्ड वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर माउथ एंड गम्स। देन कम्स बसर, ग्रीन डेट्स। ये भी मतलब ये डेट्स जो होती है वो हॉट भी होती है, ड्राई भी होती है, मगर गर्म होने के मुकाबले ड्राई ज्यादा होती है, और इसकी वजह से वो हेल्प करती है रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, coats stomach and relaxes bowels, help gums and mouth. Then comes तम्र, ड्राई डेट्स, जो कि आपकी गर्म होती है। पर ड्राई डेट्स में आपको आती है अजवा खजूर, जो कि प्रोफेसर वसल्लम ने कहा है कि आप सुबह मुंह अगर 7 खजूरें खाते हैं तो आपको ये प्रोटेक्शन देगी मैजिक से भी। तो इट इज वेरी पावरफुल अगर आप सुबह खाते हैं तो। फिर आता है आपका वाइट अंडा। तो किसको अंडा में फंडा पसंद है? यॉक एंड एल्ब्यूमिन। तो इन दोनों के ही अलग अलग इसके बेनिफिट्स हैं। यॉक कहता है स्ट्रेंथन, आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करेगा, और एक ब्लड सैनिटरी की तरह काम करता है, खून को साफ करेगा, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और आपके कोई भी पेन रिलीफ में भी काफी हेल्पफुल होता है, पॉलिशेस थ्रोट एंड ट्रैकिया। और जो आपका एल्ब्यूमिन पार्ट होता है एक में, तो वो आइस के हॉट ट्यूमर को हील करेगा, और उसके पेन को भी रिलीव कर देता है, और जब उसको आई ड्रॉप एज यूज किया जाए, और एज ऑइंटमेंट जब यूज किया जाता है तो ये सनबर्न से आपको प्रोटेक्शन देगा। देन कम्स द बसल, ओनियन। तो ओनियन जो है ये आप प्रोफेसर वसल्लम के लास्ट मील में इंक्लूडेड था, नॉट वाज द लास्ट मील बट इंक्लूडेड इन द लास्ट मील।
तो इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी हेयर ग्रोथ में पिगमेंटेशन है, वार्ड्स है, और न्यूट्रिशन काफ़ी होता है जब इसे पका के खाया जाए। और इसका वाटर अगर सॉल्ट के साथ मिक्स करके कहीं लगाया जाए तो ये डॉग बाइट्स के भी हील करता है। देन कम्स बाज़िंजान ब्रिंजल। ये ब्रिंजल दो टाइप्स के होते हैं, एक वाइट और ब्लैक। तो ब्लैक होता है तो उसका खाना काफ़ी एक्सेसिव ब्लैक बाइल कॉज करेगा, क्लॉग्स कॉज करेगा, कैंसर, पिगमेंटेशन एंड लेप्रोसी, जैसे कि आपकी स्किन लैशेस होंगे, ऐसी बीमारियां कॉज करता है। हालांकि वाइट ब्रिंजल जो होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। देन कम्स तीन। तीन इज फिक्स, है ना, ये काफी न्यूट्रिशियस होती है और ये हॉट भी आती है, और कभी मतलब कि ये कच्ची होती है तो मतलब कि वेट होती है, और जब मतलब कि सूख जाती है तो ड्राई फॉर्म में भी आती है। तो वाइट पिक काफी बेनिफिशियल होती है और हेल्प्स अगेंस्ट रफनेस ऑफ थ्रोट एंड ट्रैकिया। देन कम शरीर। ये तो प्रोफेसर दसलन का फेवरेट खाना था, द बेस्ट अमॉन्ग ऑल डिशेस। वो काफी ज्यादा हर डिशेस में सबसे ज्यादा शरीर को पसंद करते थे, जो कि मीट और ब्रेड डिश का था। इसका मतलब कि वर्च्यू ऐसे बताया है कि प्रोफेसर वसल्लम ने कहता है कि शरीर एज कंपेयर टू अदर डिशेस इज लाइक द वर्च्यू ऑफ आयशा टू द अदर वुमेन्स। सो यू कैन सी हाउ प्रोफेसर वसल्लम लाइक इट। देन टेंथ, ये आपका जुबन चीज। तो ये रिवायत में भी आता है कि प्रोफेसर वसल्लम को तबुक पे चीज सर्व की गई थी। तो ये काफी हेल्पफुल होती है और हेल्दी होती है, जबकि जो अनसॉल्टेड होती है, और अगर सॉल्टेड होगी तो वो अनहेल्दी होती है बॉडी के लिए। देन हब्बत सौदा, black seed. Black seed, it has cure for every type of ailment except for death। और खासकर जो आपकी कोल्ड एलिमेंट्स होती हैं, जो सर्दी जुकाम से रिलेटेड, तो उसके लिए काफी ज्यादा ये मुफीद होता है। देन कम्स हुलबा, फेनुग्रीक, मेथी जिसे आप कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि अगर लोगों को पता होता है इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो इसे सोने के भाव खरीदते हैं। क्यों, तो देखते हैं कितनी इसकी बेनिफिट्स है। वाटर अगर फेनोग्रीक के साथ अगर कुक करके खाया जाए या उसका पानी पिया जाए तो वो कफ के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ड्राइनेस है, अस्थमा, हार्ट ब्रीथिंग, और इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, एंड ऑल्सो हेल्प टू फाइट फ्लैटुलेंस, पाइल्स, प्लेग, यूरिन रिटेंशन, गैस्ट्रिक अल्सर एंड लंग डिसीज। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो काश हमने ऐसे ऐसे सॉस के साथ इसको उसको आलतू फालतू ऐड करने के बजाय ये भी खा लिया होता, तो मिक्स करके, तो हमें सोने के भाव दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़ती। थर्ड आपका आता है होप्स ब्रेड। तो ब्रेड जो होता है बेस्ट क्यों होता है, जो ईस्टी है और नीडेड है और फर्नेस में कुक किया गया हो। और बेस्ट टाइम टू ईट द ब्रेड इज टू लास्ट पार्ट ऑफ द डे, मतलब कि आफ्टर असर में भी, बिफोर मगरिब और आफ्टर मगरिब। देन लास्टली आपका था विनेगर, जो कि फेवरेबल होता है वार्म एरियाज के लिए, और ये ठंडा और गर्म दोनों इफेक्ट देता है। और इट्स अ फुल फूड, इवन फूड की तरह काम करता है, और हेल्प्स इन फाइटिंग इश्यूज और डिजीज ऑफ कॉपुलेशन एंड स्प्लीन। और स्टमक कॉटिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, प्रिवेंटिंग ट्यूमर्स, ट्यूमर से प्रिवेंट करेगा आपको, और आपकी प्यास से बुझाने में काफ़ी मुफीद होता है। तो अब ये हमने तो पढ़ लिया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्यों हमें ये ज़रूरी है कि ये प्रोफेसर वसल्लम की टाइम और रूटीन के साथ ही हम इसको फॉलो करें। हम कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा लें, तो क्यों उनकी टाइम पे ही खाना इतना ज़रूरी क्यों है। तो इसका हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हम देखेंगे। और ये इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्रोफेसर वसल्लम इस दो टाइम खाने से कैसे इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे बैटल फील्ड में भी। तो लेट्स कवर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सर्कैडियन रिदम। आई होप बहुत सारे लोग आप में से बायोलॉजी से फेमिलियर नहीं होंगे, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपलर वे। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ये आपका सर्कैडियन रिदम ये है कि एक 24 आवर साइकिल है डे एंड नाइट का, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। मतलब आप हमारे बॉडी में जितने भी सेलुलर एक्टिविटी होती हैं सेल्स में या टिश्यूज में, या हार्मोन्स का रेगुलेशन है या कुछ भी हो,
है ना। तो ये स्लीप वेक है, हमारा सोना उठना, ये बिहेवियर प्रोसेस में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे 24 घंटे की घन है ना टाइम से ये कनेक्टेड है, सिंक्रोनाइज है सारा की सारा। तो जैसे ही रात होती है तो कुछ बॉडी के अलग फंक्शन हो जाते हैं, जब दिन होता है तो बॉडी के फंक्शन कुछ अलग हो जाते हैं। तो लेट्स यहाँ पे एग्जांपल मैं समझाती हूँ कि जैसे अगर दिन हुआ तो इन्वायरमेंटल साइकिल है ना, लाइट डार्क साइकिल। तो लाइट जब पहुंचती है आंख को तो फोटो रिसेप्टर यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और इसको सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि सेंट्रल क्लॉक को। तो हमारे ब्रेन में एक सुपर कैरिस्मेटिक नर्व होती है। तो ये सेंट्रल क्लॉक होती है जो बाकी प्रोसेसेस को मेंटेन करती है और रेगुलेट करती है, जो कि बाकी को पेरिफेरल क्लॉक कहते हैं। तो सुपर कैरिस्मेटिक जो न्यूक्लियस होती है, तो ये क्या करती है कि ये सिग्नल भेजती है स्लीप वेक साइकिल की, देखो दिन हो गया है अब चलो उठ जाओ। तो मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही रात होती है तो ये मेलाटोनिन सिक्रेशन जो हार्मोन आपकी स्लीप के लिए, तो वो सिक्रेट करने लगता है और आपको नींद आने लगती है। तो ये हमारा नेचुरल पे है कि हम उसके हिसाब से सोए उठें और बाकी सब प्रोसेसेस करें। ठीक। तो ये सिर्फ वेक स्लीप साइकिल के लिए नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म में भी आपको मतलब कि रेगुलेट करता है, सेलुलर डाइजेशन है, तो इन सब में भी ये रेगुलेट का फंक्शन करता है। देन देखते हैं ये कैसे फंक्शन करता है। सो नेक्स्ट, बॉडी फंक्शन रेगुलेशन बाय सर्कैडियन रिदम। तो ये देखें आपके 24 घंटे में ये कैसे सर्कैडियन रिदम आपके बॉडी के टेम्परेचर और आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे देखें मिडनाइट से शुरू होता है, तो 2 o'clock में डीपेस्ट स्लीप, देन लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर है, फिर शार्पेस्ट राइज इन ब्लड प्रेशर। यहाँ पे 6 बजे सुबह में 6 बजे आपका बॉडी प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपका राइज होगा और सिक्रेशन स्टॉप होगा मेलेटोनिन का 7 बजे। फिर उसके बाद बॉवल मूवमेंट लाइकली होगा, मतलब कि बॉवल मूवमेंट होगा, यू नीड टू गेट फ्रेश। एंड हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होता है 9 बजे। देन हाई अलर्टनेस हो जाती है आपको 10 बजे तक। फिर नून के बाद बेस्ट कोऑर्डिनेशन आपको मिलता है, ये आपका हो गया 2 बजे 2:30 बजे। फिर इसके बाद फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम आपका मिल जाता है 3 साढ़े 3 बजे। देन ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ। और फिर इसके बाद देखिए आपका हाईएस्ट मसल ब्लड प्रेशर 6 बजे आपका मगरिब के टाइम, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर। फिर मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है 9 बजे कि आपके सोने की टाइम हो गई, अब सो जाओ। तो देखें यहाँ पे एक तो शुरू होते ही आपके बॉडी की एक्टिविटी राइज हो रही है, और जैसे ही शाम हो रही है आपकी बॉडी की एक्टिविटी मतलब कि लो पे जा रही है, वो एक्टिव नहीं हो रही है, इनएक्टिव हो रही है। तो पूरी फुली इनएक्टिव नहीं होती, बट मतलब मेटाबॉलिज्म आपका 15% घट जाता है। तो उतनी इनएक्टिव नहीं होती, उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करती। तो देखिए थोड़ा सा डीपली अब चलते हैं इसको, कैसे चलता है सब सारा काम। तो यहाँ पे देखिए कि लाइट से ये तो सारा सिंक्रोनाइज है, नॉर्मली है। सेंट्रल क्लॉक आपके लीवर्स को, पेरिफेरल क्लॉक्स जो है आपकी किडनीज है, हार्ट है, ये आपके रेगुलेट कर रही है। ऑटोनोमिक इनर्वेशन है, आपके एंडोक्राइन सिग्नलिंग है, बॉडी टेम्परेचर है, तो ये सारा रेगुलेट कर रही है। तो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं होती सेंट्रल क्लॉक, आपके ये सारे स्टिमुलाई पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि आपका अराउजल स्टिमुलाई, आपकी कोई भी एक्टिविटी है, तो जाहिर सी बात है आपको एक्टिविटी जब आप करेंगे कभी भी किसी भी टाइम, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। और मेंटल रेगुलेशन, मेंटल कोऑर्डिनेशन सब कुछ काम करेगा आपका। और फिर उसके बाद अगर आप खाते भी हैं तो ये भी सेंसिटिव है काफ़ी, क्योंकि ये सब डाइजेशन में काम करते हैं। तो जब आप फूड लेते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होगा, तो ये दोनों मिलके आपके टेम्परेचर राइज करेंगे या लो करेंगे। तो आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि टेम्परेचर एक बार लो हो रहा है या राइज हो रहा है और एक बार स्लो हो रहा है, तो ये इसकी वजह से हो रहा था। तो आप जब ये अलग अलग टाइम खाएंगे ना, तो आपके बॉडी की जो सेल होती है तो उसके अंदर ऑसिलेशन होता है ना, टाइम से वो अपना डाइजेशन करती है, अपना जो मॉलिक्यूलर प्रोसेस होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल में, तो वो एक टाइम से होता है। तो जब ऐसे ही आप करने लगेंगे एनी टाइम रेंडमली, तो ये क्या होता है कि फिर ये इसको पुश करेगा कि तुम अब इसको मतलब कि डाइजेशन करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये इनएफिशिएंट होता है, इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो इसकी वजह से इसके अंदर ऑसिलेशन जो होता है कि इनएक्टिविटी था, अब गलत टाइम पे आपने इसको एक्टिव करने की कोशिश की, तो इसका ऑसिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस आपको देखने को मिलेंगी, आप होती है जो हम
हम इतने डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं हर वक्त हमारी आवाम। तो देखिए यहाँ पे इसकी वजह से हो रहा है सारा। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्कैडियन रिदम क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम आपको कॉज करेगा, हाइपर टेंशन और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, माइक्रोबायम डायबोसिस, और ये हार्मोन डिसऑर्डर होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी, रेनल ट्यूबुलर डैमेज और डिसफंक्शन। तो किडनी पे भी आपको इफेक्ट पड़ रहा है, आपके हार्मोन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, और देखें हाइपर बीपी भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो सब कुछ आपकी बॉवल मूवमेंट इंटेस्टाइन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब सब कुछ आपका पूरा की पूरा ऑर्गन ही डिस्टर्ब हो रहा है बिल्कुल उससे। तो इससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, किडनी स्टोन हो गया, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज, हार्मोन डिसरेगुलेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इवन पीसीओडी जो आपकी हार्मोन डिसरेगुलेशन की वजह से होती है, आजकल वुमेन्स में काफी देखने को मिल रही है। और डायबिटीज जो है वो भी काफी ज्यादा क्या है कि डायबिटीज 2 का जो आया है एस्टिमेशन रिसर्च में कि 2030 तक ये 600 मिलियन टाइप पहुंच जाएंगे, इसकी पॉपुलेशन जो डायबिटीज 2 से सफर करेंगे। मतलब कि किससे होता है ये सारी चीजें? ये होता है स्क्रीन टाइम एट नाइट, स्लीप साइकिल आपका डिस्ट्रप्शन जिसको जेट लैग कहते हैं, और रात को खाना, रात तक जगना, स्क्रीन टाइम, तो ये आपका सारे सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है। और खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करना जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब होगा और मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी कि वो डाइजेस्ट करे। और स्लीपिंग आफ्टर मील्स, उसके बाद जस्ट खाना, और या तो बहुत ज्यादा खाना। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो ये काफी ज्यादा डिजीज कॉज करती हैं। और मेनली जो डिजीजेस मिलती हैं ये सारी डायबिटीज में ज्यादा मिलती है। डायबिटीज ज्यादा कॉज करती हैं और हार्मोन डिसऑर्डर ज्यादा कॉज करती हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके। सो आपको खाना, सोना गलत टाइम, ये भी काफी अफेक्ट करता है। इसलिए प्रोफेसर वसल्लम ने मगरिब के बाद खाया और उसके बाद खाना सोना बिल्कुल मना कराया, क्योंकि आपकी अब सिंक्रोनी डिसरेगुलेट करेगा, टाइम गैप कम होगा, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी आपकी, मतलब कि एक्टिविटी नहीं होगी जब, तो ग्लूकोज राइज होगा आपके बॉडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके शुगर होने का भी चांसेस हैं, और डाइजेशन का फैट न होने से, फैट की डाइजेशन नहीं होने से लेथार्जी है, आपकी ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो रूटीन मैटर्स। इमाम गजाली सेड दैट कि अगर कोई छोटा भी ड्रॉप है ना, तो अगर एक जगह कंसिस्टेंटली गिरता है तो उसको होल बनाने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर वो इनकंसिस्टेंट हो जाए तो वो होल कभी नहीं बनेगा। तो अगर आपको करना है ये सारी चीजें तो ट्राई करें, स्टार्ट करें वन बाय वन, और इन सबको तभी जाके ये सारी अफेक्ट करेगा आपके बॉडी पे, और फिर इसके बाद ये आपके इंटर फर्मनेस और अपराइट करेगा आपके आपके एक्शन में। तो आपको ये मेंटली हेल्दी रखेगा। तो इसे लास्ट हमारा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सर्कैडियन रिदम। तो जो सर्कैडियन रिदम जिसका डिसरेगुलेट होता है तो वो काफी वल्नरेबल होते हैं एमडीडी जैसे डिसऑर्डर को मतलब कि डेवलप करने में। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसे कि आपका मूड का अल्टरनेट, मूड खराब होना, आपके मतलब कि सैडनेस होना बिना मतलब का, और इरिटेशन होना, ये सारी, और यहाँ तक कि फिजिकल भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी नींद खराब, नींद का अल्टरनेशन, नींद रूटीन खराब हो गई, आपकी सेक्सुअल डिजायर कम होना, एपेटाइट कम होना, और इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लीजर, और स्पीच का स्लो होना, और रोना रोना आना, मतलब कि मूड डिस्टर्ब होगा तो आपको रोना आएगा, और सुसाइडल थॉट्स भी। तो इतने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं सर्कैडियन रिदम के डिसरेगुलेशन के। तो ये क्या है, ये सारी स्टडीज हैं जो कि बताती हैं कि नाइट शिफ्ट की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि क्योंकि नाइट शिफ्ट जो आपको, अगर जो काम करते हैं नाइट शिफ्ट में या रात को जगते हैं, तो इससे 75% आपकी मेटाबोलाइट सब अल्टरनेट और डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे बहुत ही ज्यादा कॉज करता है आपके मूड को भी, आपके फिजिकल हेल्थ को भी। सो दैट्स ऑल, कि आप अगर फॉलो करते हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, so it is necessary for you to follow his 24-hour routines and your health. Okay.
So that's all for today. Jazakumullah khairan. If any question, you can ask. चैट में इतने सारे क्वेश्चन है। Okay, let me see what you have talked. तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैं पूछ रही थी असमा बाजी की जैसे एजेड लेडीज कैसे रनिंग करेंगी। रनिंग करें, थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू करें, और अगर इनको न्यूरल प्रॉब्लम है तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना होगा। बोन प्रॉब्लम और काफ़ी चीज़ें न्यूरल प्रॉब्लम भी होती हैं, सो आई कैन नॉट रिकमेंड व्हाट टू डू। तो ये कैसे हो जाती है लेडीज को, आजकल छोटी छोटी बच्चियों को हो जाती है बोन प्रॉब्लम, बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है। हाँ, क्योंकि ना एक ही रूटीन में ना जो प्रॉब्लम होती है कि रूटीन, एक तो खाना सही नहीं होता है ना, हर एक चीज में तो खाते हैं, हमारी चीज में अब कहेंगे आपने जितनी भी डिशेस पढ़ी हैं तो अब कहेंगे हमारे खाने में तो इंक्लूडेड होती है, मेथी भी होती है, मंगरेला भी होता है, ये सब भी होते हैं। पर कैसे होते हैं, आपकी एशियन की जो डिशेस होती है ना, उसमें ज्यादातर कार्ब्स और शुगर होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, समझे। तो ये शुरू से ये खाते आते हैं वुमेन्स, तो इनकी इम्यूनिटी वैसे भी लो होती है, और जैसे ही 30 के बाद जाते हैं तो ये इनकी जो हमारी वुमेन्स की होती है, तो वुमेन्स की जो बोन्स होती हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, मतलब पतली होना शुरू करती हैं, गलना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो बोन्स, जो हमारी वर्कआउट न करने की वजह से या प्रॉपर डाइट न होने की वजह से हमारी बोन्स इतने, बोन्स के लिए मसल जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो बोन को प्रोटेक्ट कर सके, तो जिसकी वजह से बोन्स की प्रॉब्लम और पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। गाँव में तो वुमेन के काम ही इतने होते हैं कि उनको वर्कआउट की जरूरत नहीं है, शहरों का पता नहीं। नहीं, काम और वर्कआउट में काफी फर्क है। अब आप किचन में खड़े होके, वुमेन्स हैं, आप किचन में खड़े होके आप 2-3 घंटे खड़ी हैं, तो वो घंटे में खड़े होना वो वर्कआउट नहीं हुआ, राइट। तो आपकी फुल बॉडी वर्कआउट चाहिए आपको, जो आपको हेल्दी रखे। और लैक ऑफ सनलाइट, यस, लैक ऑफ सनलाइट भी ऑल्सो द रीजन। एक तो सुबह उठते नहीं, ऊपर से धूप लेते नहीं, तो क्या ही होगा। यहाँ पे 10 बजे स्ट्रेंथ लेडीज ट्रेनिंग चाहिए, टोटली तो ये 30 मतलब से पहले पहले आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, आपकी मसल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होंगी ना तो आपको बोन को भी प्रोटेक्ट करेंगे वो। यहाँ पे 10 बजे लोगों लेडीज को खेतों में निकलना होता है काम के लिए। एनी मोर क्वेश्चंस? ये एक Okay, दिन before एक मिनट रुकिए बिफोर एवरीवन लीव मैं दो पॉइंट ऐड कर दूं टुवर्ड्स द सेशन इम्पोर्टेंट सेशन असल में इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी ना मतलब दो बेसिक वजूहत हैं। पहली चीज कि जो आपके बेसिक जो फोर कोर्स हैं योर इमोशनल स्पिरिचुअल फिजिकल ओके एंड मेंटल कोर्स ये सारे जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब किसी भी एक चीज में या फिर किसी भी एक चीज में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी चीज के ऊपर एक इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट अगर से पड़ता है तो उस वक्त ये चारों जो हैं एक साथ आपस में इंटरकनेक्टेड होने की वजह से इन सब में जो है क्लैश आता है जिस वजह से एक ओवरऑल ह्यूमन की जो है
एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस में जो है वो कमी हो जाती है। दैट्स द रीजन कि इन तमाम तर कोर्स को डेवलप करना एक ह्यूमन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो है किसी एक चीज को डेवलप करना जो है इम्पोर्टेंट है, एज जैसे जो वो प्रायोरिटाइज करते हैं उस चीज को। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जिसमें अगर से कोई बंदा जो है फिजिकली वो इंजर्ड है। ओके, कहीं कहीं से ना उसको मतलब कोई इंजरी हुई, उस वजह से जो है उसकी इमोशनल हेल्थ जो है वो वीक होगी। राइट, ऑब्वियसली पेन में जो बंदा होगा उसकी इमोशनल हेल्थ जो है वो वीक ही होने वाली, एंड दैट वुड इम्पैक्ट टू हिज स्पिरिचुअल हेल्थ टू, कि वो स्पिरिचुअली भी जो है उतना वेल नहीं होगा, उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और मेंटली ऑब्वियसली जो है वो बिल्कुल भी एबल नहीं होगा उस तरीके से जैसे वो अमूमी तौर पर होता है। तो ये इंटरकनेक्टेड होने की वजह से चारों चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है, वरना फिर जो है एक इंसान जो है उस तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स वेयर अगेन वी कम कि जब इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस्लाम जो है दीन है, ओके, इट्स ओवरऑल रेगुलेटिंग सिस्टम जो हर चीज को रेगुलेट करता है। तो ऑब्वियसली एक इंसान की और एक माशरे की भी जो है लाइफ के तमाम तर एक्सपेक्ट्स को भी वो जो है रेगुलेट करता है। दैट्स वेयर कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से हमें गाइड किया इन तमाम तर चीजों में, सो दैट वी फॉलो एंड बिकम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। राइट, तो ये मतलब ना इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, विथ रिगार्ड्स टू फूड, देखिए वी नो कि जब हमसे पहले वाली जो कौमें थी, ओके लेट्स से कि अहले किताब की कौमें थी, तो बाइबल में हो जाती है तौरात में, तो आप देखेंगे जो ग्लटनी थी, ग्लटनी, ओके, यानी कि बेसिकली इसको हम ओवर ईटिंग कहते हैं। ओके, दिस वाज बेसिकली अ मेजर सिन। ओके, ओवर ईटिंग जो है वो कबीरा गुनाहों में शुमार किया जाता था हमसे पहले वाली कौमों में। ओके, ये छोटी चीज नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत बड़ा वाकया है, जिस वजह से ये रिकॉर्ड करके आज हम तक आज भी जो है वो पहुंचा हुआ है। अब ये क्यों है? ऑब्वियसली ओवर ईटिंग की वजह से जो मामला होने थे एक बंदे के, वो के मतलब लाइफ के डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स में, उस वजह से जो है उसकी टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर लेट्स से द मिशन, वो जो है उसमें इफेक्टिवनेस की और फिर एफिशिएंसी की जो है कमी हो जाती है। राइट, तो इस वजह से जो है पिछली और कौमों में जो है ग्लटनी या फिर ओवर ईटिंग जो है वो मेजर सीन था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से जो उसको प्रॉपरली रेगुलेट करें। जब हम उसको प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं, दैट्स वेयर वी बिकम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। राइट, तो ये दो बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस सेशन को मतलब ना इस सेशन में वेट डालती हैं कि सेशन असल में क्यों जरूरी हो जाता है। ओके, वी एम कि हम जो है लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच जो है प्रोवाइड करें लाइफ और फिर मिशन को जो है किस तरीके से लेकर चलना है। सो दैट्स द रीजन वी नीड टू प्रोवाइड एवरीथिंग वॉट एवर दे रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। Now yes, you all can carry on with your question and answers. मुझे आजकल के फूड्स के बारे में पूछना है, उसमें इतना सारा केमिकल होता है। चिकन है तो ब्रॉयलर है, एग है तो ऐसी है। तो रूटीन तो हम फॉलो करेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन जो उस टाइम का फूड है और इस टाइम का फूड है उसमें तो बहुत सारा डिफरेंस है ना। इनऑर्गेनिक फूड का तो एक ही ऑप्शन है कि या तो जितना आप कर सकें आप खुद के ट्रीज वगैरह प्लांट करें अपने घर में, जितना हो सके ऑर्गेनिक कर सकते हैं। बाकी कोई ऑप्शंस तो नहीं है, और आप रूटीन पहले ज़्यादा फॉलो करें, फिर इसके बाद इस पे आएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आई थिंक इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हम्म। ऑर्गेनिक फूड्स मिलते हैं यहाँ के, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो कोशिश करें कि आप खुद के घर में प्लांटिंग करें, और जो कि या तो फार्मिंग
जिससे आपको कम से कम वो मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक फूड। और बाकी के जो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, या तो आप अफोर्ड करें कि आप ऑर्गेनिक फूड खरीदें जितना हो सके। और जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अनहेल्दी है जैसे आजकल के चिकन वगैरह, तो उसको अवॉइड करें। Any more questions? No. ये बच्चों को कैसे आदत तो हमको डाली है तो बच्चों में आएगी। लेकिन बच्चों के अंदर आदत जो है आजकल के जो बच्चों को देख रही हूँ मैं, वो कैसी आदत? बिल्कुल पैकेट वाले फूड बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। घर का खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही है। उनको दे ना, उनको दे ही ना। एक्सपोजर पेरेंट्स रोकना होगा आपको कि वो सब चीज़ें ना खाएं। जब आपके इन्वायरमेंट में, बच्चों के इन्वायरमेंट में जब लोग वो देखेंगे लोग खाते हुए, तो ज़रूरी है कि उनको मन करेगा। तो आपको एजुकेट करना होगा कि दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर फूड बॉडी। तो आपको एजुकेट करें जितना हो सके और उसको दूर रखें। पर हर जगह ना ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, पैकेट फूड, चिप्स, चॉकलेट एंड स्वीट्स। जिसको मौका मिलता है वो दुकान, गाँव में तो ऐसे ही होता है, जिसको मौका मिलता है हर गली में 4-4, 5-5 में 10 दुकानें होती हैं। बच्चे पहले सीखते हैं अपने घर से, तो आपके घर में जैसे ही डाइट आप शुरू से रखेंगी उनकी, तो वो उससे ही अडॉप्ट कर जाएंगे। तो शुरू से ही उनको मेंटेन करना होगा और उनको उस सब चीज़ों से मतलब कि एक्सपोज करना होगा जो उनके लिए बेनिफिशियल है। जब आप खुद खाएंगी बेनिफिशियल चीज़ें, तो वो भी खाएंगे शुरू से। और एक्सपोजर नहीं रोके मेरे खाते साथ, हैं, अगर नहीं भी बाकी खाते लोगों तो का क्या उनका करेंगे? एक्सपोजर रोकना होगा थोड़ा इन सब चीज़ों से। आप लेकर बाकी देंगे लोगों तब का तो कैसे खाएंगे, करेंगे? खुद से तो खाएंगे नहीं। या उनको अल्टरनेटिव्स दें, घर पे हेल्दी बना के दें स्नैक्स। सवाल ये है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज अ गुड स्लीप। सेकंड क्वेश्चन इज is it true that if we sleep after 12 it is equivalent to the double of sleep that we have it in the daytime? Can you repeat? पहला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज अ गुड स्लीप। आप पहले ये इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। ओके, तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज अ गुड स्लीप। तो वो पहला आपने प्रोफेसर असलम की रूटीन में देखा ना कि 9 के बाद स्लीपिंग का टाइम हो जाता है, और अप्रोक्सीमेटली वो 1 या 1:30 बजे होते थे उसके लिए, तहज्जुद क़यामुल लैल के लिए। और देन ही वुड टेक अ नैप एंड ही वुड वेक अप आफ्टर एट द टाइम ऑफ फज्र। तो उनका अप्रोक्सीमेटली हो जाता था कि 5 घंटे, 4 से 5 घंटा। एंड इट इज आई थिंक मोर प्रॉपर स्लीप। ओके, ठीक है। और ये सवाल था कि अगर हम 10 बजे की अगर बात सो रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि वो 10 बजे से लेकर 1 या 2 बजे तक की जो स्लीप रहती है वो साउंड स्लीप रहती है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल स्लीप दैट वी हैव इन द डे टाइम। लाइक अगर 1 घंटा दिन में सो रहे हैं तो यहाँ पर 2-3 घंटे, 1 घंटा इज इक्वल टू 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप। यस, क्योंकि इन द आपका टाइम गैप में आपका सिक्रेशन भी तो होता है रात में, जो 9 बजे के बाद आपका मेलेटोनिन सिक्रेशन होता है जो, तो आपके रिम फेजेस भी आपके प्रॉपरली कवर होते हैं।
और मेलेटोनिन स्लीप, आप हेल्दी स्लीप सोते हैं पहली बात, और फिर इसके बाद ये भी है कि आपके हेल्दी स्लीप सोना। कौन और से मसल्स? हम्म आई एम सॉरी, कौन से मसल्स बोले आप? मसल्स, नो, हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेलाटोनिन। अच्छा, हार्मोन रिलीज होते हैं, ओके ओके। तो 9 बजे के बाद जो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो हम्म। बेसिकली आपके स्लीप के लिए होते हैं। तो जब आप उस बॉडी के रूटीन के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से सोएंगी, तो आपको हेल्दी स्लीप मिलेगी। और फिर इसके बाद आपके जो नाइट के रेम साइकिल होते हैं, नाइट के साइकिल होते हैं, जो आपके नींद की फजीलत जो आपके नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा। तहसीन आबा लेंगी आपका सेशन, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे बेनिफिशियल है रात का सोना, और रेम साइकिल कैसे रेगुलेट करता है। जी, सो इज इट ट्रू कि रात का 1 घंटे का सोना इज इक्विवेलेंट टू 2 hours ऑफ स्लीप इफ वी स्लीप इन द डे टाइम फॉर एन आवर? हम्म ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। एनी मोर क्वेश्चंस? बिल्कुल खाली पेट, ये भी आपके स्टमक के लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है और रिस्की होता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी ना लें चाय। खाने के बाद कोशिश करें कि कुछ आधे घंटे के बाद ऐसे आपको चाय अगर लेना है तो ले सकते हैं, बट ऐसे खाली पेट नहीं। और पेन के लिए तो बिल्कुल नहीं, और माइंड फ्रेशनिंग के लिए भी नहीं। ये आपके मिनरल्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैल्शियम इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फिर हमारी मीटिंग टाइम बदलनी चाहिए ना, इतने से सो जिसको जाते हैं कभी होता कभी। चाहिए, राइट। 8:30 to 9:30 होना चाहिए, सही। क्योंकि मैं तो लिटरली सो जाती हूँ कभी कभी। हम्म हाँ, चाय में एडिक्शन होता है, क्योंकि ये जब चाय आप पीते हैं ना, तो एडिक्शन कॉज करता है थोड़ा कम लेवल पे, कि आपके डोपामिन सेंटर को आपको वो प्लीज करेगा, और रेगुलेट उसको डायलेट करता है। मतलब कि एक तरीके से आप लेते हैं, आपको फिर इसके बाद आपको डोपामिन मिलती है चाय पीने के बाद, तो आपको लगता है कि आप फ्रेश हो गए हैं, बट एक्चुअली वो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है। Dopamine itself is harmful? नो नो नो, डोपामिन हार्मफुल नहीं होती, बट जब आप उसका डायलेशन कर देते हैं, जब ज्यादा अमाउंट पे उसको देने लगेंगे, तो उसका डायलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब एक बार वो डायलेट हो गई, एक बार आपने उसको डोपामिन दी सेंटर को, फिर उसके बाद वो क्या होगा कि वो डायलेट, अब उसको उतना ही अमाउंट चाहिए, फिर उसके बाद आप उतना ही अमाउंट देते हैं तो वो डायलेट होती है। तो इसलिए आपके डोपामिन रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं, और आपको क्योंकि ज्यादा ज्यादा उसको मिलने लगते हैं जरूरत से ज्यादा, तो इससे एडिक्शन कॉज होता है। Okay, so any kind of addiction is harmful, is what you're saying? एडिक्शन इज हार्मफुल, Any बट kind of addiction. इतना टाइप का नहीं, उसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि एडिक्शन आपका कितना है। मतलब कि एक चीज एडिक्शन है आपको थोड़ा बहुत, तो आपकी फंक्शन पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उतना नहीं होगा। बट अगर वो आपकी फंक्शन पे इफेक्ट कर रहा है, आपकी डेली रूटीन पे इफेक्ट डाल रहा है, आप उसके अलावा डिपेंडेंसी आप शो कर रही हैं उसके ऊपर, तो दैट्स अ रीजन ऑफ कंसर्न। Okay. कोई भी चीज डिसऑर्डर तब तक नहीं होती जब तक आपके फंक्शन पे वो इफेक्ट ना करे। जब आपके फंक्शन पे इफेक्ट करने लगी, आपके बिहेवियर पे, थॉट पे, तो फिर वो मसला हो जाता है। वो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर वसल्लम ने कहा ना कि प्रोफेसर वसल्लम हर एक चीज को मॉडरेशन में करते थे।
कि कोई चीज मतलब ना कोई एक्सीड की ना बहुत ज्यादा उसमें कंजूसी दिखाई है, चाहे वो इबादत थी क्यों न थी। वो फास्ट भी ऐसा नहीं होता था कि वो रोज रहते थे, या मतलब कि वो एक दिन रहते थे एक दिन नहीं रहते थे। और प्रोफेसर दसम ये भी नहीं कि क्यामुल लैल सब स्पिरिचुअल में सबसे आगे थे, स्पिरिचुअल इबादत वगैरह में। बट ये नहीं था कि पूरी रात रात वो जगी रहे, वो सोते भी थे और इबादत भी करते थे। तो हर चीज में उनका मेंटेनेंस होता था। मॉडरेशन प्रैक्टिस करें और कंसिस्टेंसी, कि कम चीज अच्छी करें बट रेगुलर करें। Any more question left? सुबह उठना नामुमकिन है, क्या करें? सुबह जल्दी सोएं, अलार्म लगा के सोएं और उठें। कोशिश करें जल्दी सोने की, तो जल्दी उठने लगेंगे आप। Okay, any more question or we should end? तहसीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक जनरल सवाल है ओवरऑल रूटीन से लेकर रिलेटेड रसूलुल्लाह का, कि एक जनरल रूटीन तो हमें पता है, जैसे अभी समरा बयान की सारी चीज़ें, सो क्या ये रूटीन ऑलवेज सेम था? बिकॉज रसूलुल्लाह की लाइफ में तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, मतलब कभी स्मूथ लाइफ तो नहीं है ना। सो इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि हम वही रूटीन कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकें, या आप समझ रही हैं ना मेरा सवाल? समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, हाँ ये कहना कि आपके कोई भी चीज डिफरेंट उनके सिनारी होते थे, कोई कोई कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो प्रेयर से लेकर सोना उठना ये तो सेम होता था, राइट। इनकेस कभी वो सोए भी रहेगा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती भी थी, बट इतना नहीं होता था। तो प्रेयर की टाइम्स तो आपकी सेम ही रहेंगी, राइट। और उसके हिसाब से आपका स्लीप और वेक साइकिल भी सेम होगा। जब प्रेयर आप कंसिस्टेंट होंगी तो आपका स्लीप वेक साइकिल भी आपका सेम होगा, राइट। कभी थोड़ा बहुत अल्टर कर सकता है, राइट। अब बाकी खाने की बात है, तो खाने की बात देखा ना कि डिनर में वो कभी असर के बाद खाते थे, कभी मगरिब के बाद। तो यही टाइम होता था कभी। और हाँ ये स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते थे कि कभी मगरिब के बाद खा के ईशा के बाद नहीं खाते, मगरिब के बाद ही खाते थे। और सोते नहीं थे, फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा मतलब कंसर्न थे, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी। और बाकी जो इश्यूज हैं आपके आ रहे हैं, तो मेनली वो डील करते थे जोहर के बाद, या आपके नैप का टाइम है ना, तो नैप का टाइम जो आपका है विजिट करना है ना, तो वो अगर इन केस मॉर्निंग में कोई इशू आ गया तो क्या करेंगे आपके। एक तो यहाँ पे हो रही है कॉन्फ़िगरेशन हो रही है यहाँ पे मस्जिद में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने डील कर लिया। घर पे गए उसके बाद अगर कोई नैप के अलावा अगर कोई उनको रिक्वायरमेंट आ जाती है कुछ इशू सॉल्व करने की, तो उसमें आपने जोहर से पहले आपने नैप को सेक्रीफाइस किया और वो कहीं चले गए, विजिट कर लिया और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए। और मेनली आपके जनरली तो आपके जोहर के बाद होता ही था। तो क्या अगर आपके कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स कोई भी, तो अल्टर हो सकता है, बट प्रेयर और स्लीप वेक साइकिल और फूड साइकिल नहीं अल्टरनेट होता था, वो कंसिस्टेंट। ओके सचिन।
चैट में सवाल है कि जैसे नींद नहीं आता है वो क्या करें? जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना जो रात भर जगते हैं और फिर एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? और ना एक हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं बहुत लोगों को कि उन्हें रात को नींद ही नहीं आती है देखिए, जो मेडिकल और फिर इश्यूज इस है वजह तो से वो तो खाना भी आपकी डिस्टर्ब। उसकी एक्सपर्ट के पास ही सही होगा, राइट? वो आपको एक्सपर्ट को सीख करना पड़ेगा आपको। जैसे आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ रहे हैं तो आपको हार्मोन प्रॉब्लम, पहले अपनी डाइट सही करें, आपके हार्मोन रेगुलेशन सही हो, राइट? तो उसकी ट्रीटमेंट लें। इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की दिक्कत है तो उसको ट्रीट करें। तो इसकी वजह से होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई रीजन नहीं होता कि आपकी नींद ना आए। जब आपकी इनर बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई इशू हो गया तो उससे नींद नहीं आएगी। और फिर इसको अगर डिस्टर्ब हो गया है, जैसे इनकेस आप लेट सोने की आदत है और सोते सोते हमारा लेट हो जाता है कि अब नींद 2 बजे के बाद आ ही नहीं रही है, 12 बजे के बाद भी नहीं आ रही है, 2 बज गया है, नींद नहीं आ रही है, तो इसको आपको एक बार तो आइस ब्रेक करना पड़ेगा। आपको पहले सोना होगा किसी ना किसी तरह, धीरे 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 आपको आधा घंटा या किसी तरह आप पहले स्क्रीन टाइम कम करें या स्क्रीन से दूर रहें। और पहले आप जब डार्क में जाएंगी, लाइट्स ऑफ करें। तो जब आप डार्क में जाएंगी तो आपके सिग्नल मिलेगा उसको, सेंट्रल क्लॉक को, कि हाँ मेलाटोनिन सेक्रेट करना है। तो जब सेक्रेशन आपका स्टार्ट होगा, चाहे वो लेट हो चाहे वो पहले हो, बट वो कोशिश करेगा कि सिक्रेट करें। और आप जब कोशिश करेंगे कि आप सोएंगी तो आपको नींद आएगी इंशाल्लाह। बाकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो आपके वो ट्रीटमेंट से ही होगी। ओके, फाइन। तो नेक्स्ट वीक से मीट का टाइम चेंज। जी, तो आप देखते हैं कितने लोग ट्राई करते हैं प्रॉफिट का रूटीन। वी क्लेम टू फॉलो प्रॉफिट बट वी फेल टू फॉलो। एक दिन ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन या तो हम खुद ट्राई करना भूल जाते हैं या लोग हमें ट्राई करने नहीं देते, राइट? हमारे घर का माहौल ही ऐसा होता है कि आप अगर पहले उठ गए तो फिर हो गया काम सारा। जो नींद आनी थी वो भी नहीं आएगी। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फॉलो। अरे कम से कम कोशिश करें कि मगरिब के बाद ही खाना खा लें, ये तो हो जाएगा किसी हद तक। लेडीज, पहले खाना बनाएं और पहले खाएं। और ये रात के खाने वाले लोगों से तो ये अपना डायबिटीज का पहले चेकअप कराएं और तैयार रहें बीमारियां पकड़ने के लिए। ओके फाइन। तो मीट की टाइमिंग ना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। हमने इससे पहले भी मतलब ना बहुत सारे गूगल फॉर्म शेयर किए, फीडबैक फॉर्म्स। आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं है तो इसी वजह से 9:30 किया गया था, पहले 10 o'clock था। ओके। और असमा और अफरीन दोनों असल में ना मैनेजमेंट के रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको आप लोग बताएंगे तो वो चेंज करेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे तो। ओके, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो कैन वी एंड? आपके पास कोई क्वेश्चन ना हो तो हम एंड करते हैं। ओके।
Okay, let's wait. Let Asma confirm. तो करेंगे तो उसके बाद एंड करना. मुबारक भाई, हम सेशन एंड करने से पहले चाहते हैं जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं वो लोग अपना टाइम का एक शेड्यूल बता दें कि वो क्या चाहते हैं, डे टाइम चाहते हैं, नाइट चाहते हैं, नाइट में कौन सा टाइम उनके लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं 9:30 से 10 के बीच में तो लोग भूल जाते हैं, तो कमिटमेंट ज़्यादा सही है. या फिर हम एक काम करते हैं, ग्रुप में पोल डाल देते हैं, आप लोग जितने भी लोग प्रेजेंट हैं कम से कम वो लोग जरूर पोल कर दें टाइमिंग के अकॉर्डिंग. सबको तो नहीं, सेटिस्फाई यहीं नहीं कर पे सकते बिल्कुल मगर लोग भाग जाएंगे. गौरव आपकी आवाज नहीं क्लियर हुई. मैंने कहा यहीं पे चैट में लिखवा लो, नहीं तो ये लोग भाग जाते फोन से. एग्जैक्टली वही मैंने बोला कि मीटिंग एंड करने से पहले आप लोग अपना टाइम बता दें. 10 to 1 मॉर्निंग संडे को. Dear Naren, this is not possible for anyone.